नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन साथ ही साथ जीके की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आप लोगों के लिए जीके जीएस के रामबन का 19वां लेक्चर सामने है। तो इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए और उसको लगातार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इसमें हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले एग्जाम जैसे कि DFCCL, CGP-DTM और SSC JEE में महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और देखिए, PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 271 नंबर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और किस एग्जाम में पूछा गया है तो कोचिन शिपयार्ड में इंजीनियर्स ट्रेनिंग मैकेनिकल का एग्जाम हुआ था 12 दिसंबर 2021 को, जिसमें पूछा गया था कि द एग्रीमेंट एडॉप्टेड बाय द 19 कंट्री, देखिए 19 कंट्री के देशों के द्वारा 12 दिसंबर 2015 को पेरिस के UNFCCC यानी कि UNFCCC इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसको ध्यान रखिएगा, अपनाया गया, जो कि 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 4 नवंबर 2016 को, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना था। और इसको और कि क्या नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसको जाना जाता है पेरिस समझौता से, इसको बोला जाता है COP21। तो देखिए, COP21 2015 में इसका सम्मेलन हुआ था। और अभी जो है ध्यान रख लेना है कि कॉप जो है 28 का आयोजन UAE में, COP27 का आयोजन हो चुका है मिस्र में, और COP26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ था। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो COP जो 21 था जो कि 2015 में हुआ था, वहाँ पर पेरिस जो है समझौता, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, इसको ज़रूर ध्यान रख लेना है। और यहीं पे जो है आपको दोस्तों क्या बना था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन हुआ था इंडिया और फ्रांस के सहयोग से। तो इसको ध्यान रख लेना है। अब देखिए, UNFCCC जो है 1992 में बना, जब 1992 में जो रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में जो रियो डी जनेरियो शहर है, वहाँ पर अर्थ सम्मेलन हुआ। तो इसको ध्यान रख लेना है कि पहला अर्थ सम्मेलन हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में। तो वहीं से जो है आपको ध्यान रख लेना है कि UNFCCC का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो है आपको ध्यान रख लेना है कि 1995 से जो है कॉप का आयोजन होने लगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसको बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 का आयोजन हुआ था 1995 में बर्लिन जर्मनी में। तो ध्यान रखिएगा, बर्लिन जर्मनी में जो है यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि COP1 का आयोजन 1995 में हुआ। तो अभी जो है COP28 ध्यान रखना है UAE में, COP27 जो है मिस्र में, और COP26 ग्लासगो में, और COP यहाँ पर 21 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2015 में हुआ था पेरिस फ्रांस में। तो ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन सही है, पेरिस एग्रीमेंट। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। तो ध्यान रखिएगा, वायरलेस फिडेलिटी इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका C सही होगा। ध्यान रखिएगा, वायरलेस फिडेलिटी वायरलेस का फुल फॉर्म है। तो वायरलेस जो है एक्टिविटी जो है आप लोग करते होंगे, वाईफाई कनेक्ट करते होंगे, तो वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IAEA, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ध्यान रखिएगा, तीनों मैंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA या फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, इसका मुख्यालय है आपको वियना ऑस्ट्रिया में, इसका मुख्यालय है। तो करेक्ट उत्तर इसका C सही होगा, वियना ऑस्ट्रिया में इसका जो है मुख्यालय है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसके बारे में कुछ जान लीजिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1957 में, 1957 में इसका फॉर्मेशन हुआ। और इसका जो है हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में है। 176 मेंबर अभी इसके हैं। और देखिए, राफेल ग्रॉसी इसके अभी डायरेक्टर जनरल है। तो ध्यान रखिएगा, राफेल ग्रॉसी इसके अभी डायरेक्टर जनरल हैं। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो करंट में, तो राफेल ग्रॉसी जो है डायरेक्टर जनरल है। 1957 में फॉर्मेशन हुआ, ऑस्ट्रिया वियना में इसका मुख्यालय है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो यहाँ पर आपका जो है ध्यान जाएगा सचिन तेंदुलकर की तरफ। तो यहाँ सचिन तेंदुलकर ही, जो कि क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं, तो इनको जो है 2014 में, ध्यान रखिएगा, 2014 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था CNR राव के साथ। तो CNR राव
जो वैज्ञानिक थे इनको साथ जो है मिला था 2014 का भारत रत्न अवार्ड, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए भारत रत्न जो अवार्ड है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी, 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, ध्यान रखिएगा, सीवी रमन को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को। तो 3 लोगों को मिला था, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। तो ध्यान रखिएगा 1954 में। और लेटेस्ट जो है 2019 में मिला था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 2019 में किन 3 लोगों को मिला था भारत रत्न पुरस्कार? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MPEG, जो MPEG है जो कि एक, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि यहाँ पर फ़ोटो का एक फॉर्मेट है, जो फ़ोटो खींचते हैं उसका एक फॉर्मेट है MPEG। तो इसमें P का मतलब क्या होता है? तो P का मतलब आपको बताना है कि P स्टैंड क्या करता है। तो देखिए MPEG का फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसको फुल याद रखिएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का फुल फॉर्म होता है, जिसमें P क्लियरली इंडिकेट पिक्चर। तो यहाँ पर पिक्चर्स इसका सही उत्तर होगा, तो B इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा पिक्चर्स इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 49th जो है यानी कि 49वें नंबर का जो समानांतर जो रेखा है वो किस देश के बीच में स्थित है? तो वो आपको ध्यान रख लेना है कि अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। अब देखिए 49th एक्चुअली क्या है, तो ये आपको अक्षांश रेखाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा अक्षांश रेखाएं आपको जो है ध्यान रख लेना है। तो अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। तो देखिए जो विभिन्न देशों के बीच जो सीमाएं होती है उससे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो चलिए उसको भी आपको एक झलक दिखा देते हैं। तो देखिए अमेरिका यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कनाडा है, इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे तो 49th पैरेलल है, तो ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। एक्चुअली आज़ादी से पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था, लेकिन 1947 में बंटवारे के बाद ये अब हो चुका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद। ध्यान रखिएगा डुरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। और देखिए हिंडनबर्ग जो लाइन है, हिंडनबर्ग रेखा है, वो आपको ध्यान रख लेना है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। उसके बाद मैगिनॉट लाइन, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि मैगिनॉट लाइन जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। और देखिए 49वीं जो पूछे गए हैं, तो यहाँ पर 38 यानी कि 38वीं जो है पैरेलल लाइन जो है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38वीं जो है समानांतर रेखा स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको जो है लगातार रिवाइज करते रहिए। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकादमी पुरस्कार जिसे लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है, जो कि फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए जो अकादमी पुरस्कार है उसको हम लोग आम चाल यानी कि आम बोल चाल की भाषा में इसको ऑक्सर जो है ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो ऑस्कर बहुत ही प्रतिष्ठित यहाँ पर अवार्ड है, जो कि फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और पहली बार इसको जो है 1929 में दिया गया था। तो 1929 में लॉस एंजलिस में इसका जो है आयोजन किया जाता है अमेरिका में। तो यहाँ अवार्ड दिया जाता है, 1929 में पहली बार इसको दिया गया था। और देखिए 2023 में जो है 95 नंबर का यहाँ पर ऑस्कर दिया गया था, यानी कि एकेडमी अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑस्कर अवार्ड। तो देखिए ऑस्कर पुरस्कार को यहाँ पर जो है अकादमी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, 1929 से इसकी शुरुआत की गई थी, 2023 में 95 नंबर की जो है यहाँ पर अवार्ड दिया गया था। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सौर मिशन, तो देखिए राष्ट्रीय सौर मिशन जो है कब शुरू किया गया था? तो देखिए जनवरी 2010 में ही शुरू किया गया था। तो ऐसा लोगों को मानना होता है कि बीजेपी सरकार जब पावर में आई 2014 में, तभी जो है सोलर मिशन की एक्चुअली शुरुआत की गई थी। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सौर जो ऊर्जा का जो यहाँ पर उपयोग है बहुत पहले से चली आ रही है। और एक्चुअली जो है 2010 में, जनवरी 2010 में राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत हुई, ताकि जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है भारत जो है एक कदम बढ़ाए। तो ध्यान रखिएगा जनवरी 2010 में जो है राष्ट्रीय सौर मिशन यानी कि आपको ध्यान रखना है नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत की गई थी। उस समय जो है मनमोहन जी की सरकार थी, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस के सहयोग से यहाँ पर जो COP21 हुआ था, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसके बाद जो है 2015 में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई। और एक किस लिए
इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो हेड क्वार्टर आप देख पा रहे होंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड क्वार्टर गुरुग्राम यहाँ पर हरियाणा इंडिया में स्थित है और इसमें 120 प्लस मेंबर हो चुके हैं। 101वें नंबर का जो मेंबर था वो यूएसए था। इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, जिसको शॉर्ट में आसियान बोलते हैं, इंग्लिश में इसको जरूर ध्यान रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसको शॉर्ट में आसियान बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय स्थित है। ध्यान रखिएगा, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय स्थित है। अब देखिए आसियान के बारे में जान लीजिए, इसमें कुल मिलाकर 10 मेंबर है। अब देखिए 10 मेंबर जो है कौन कौन से हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको इंडोनेशिया मलेशिया, दो तो आपको एकदम याद हो गया, इंडोनेशिया मलेशिया। उसके बाद देखिए आपको ध्यान रख लेना है म्यांमार, जो कि अपना पड़ोसी देश है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है। तो देखिए यहाँ आपको इंडोनेशिया, देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके बाद देखिए म्यांमार, फिर थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, वियतनाम और फिलीपींस और ब्रुनेई। तो 10 मेंबर हैं इसमें। ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं कि आसियान में कितने मेंबर हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि 10 मेंबर हैं। अब देखिए इसका फॉर्मेशंस कब हुआ था, तो 8 अगस्त, ध्यान रखिएगा 8 अगस्त 1967 में इसका फॉर्मेशंस किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1967 में इसका फॉर्मेशंस किया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है और इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट बाजार का मतलब क्या होता है, यानी कि गिल्ट एज मार्केट, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्कृष्ट बाजार। तो ध्यान रखिएगा गिल्ट एज मार्केट या फिर उत्कृष्ट बाजार का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसका मतलब सीधा सीधी है कि सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ऑप्शन बी इसका सही होगा, यानी कि मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो यानी कि मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बोलते हैं गिल्ट एज मार्केट, यानी कि उत्कृष्ट बाजार। इसमें देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब गवर्नमेंट कोई भी कंट्री का बॉन्ड निकालती है तो बिल्कुल यहाँ पर रिस्क फ्री होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट पे लोग भरोसा करते हैं, तो देखिए गिल्ट इज द मार्केट वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टेक प्लेस। और देखिए दिस सिक्योरिटीज इन दिस मार्केट आर रिस्क फ्री, देखिए सकते हैं रिस्क फ्री है क्योंकि इसको गवर्नमेंट इशू करती है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रख पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 1 जुलाई 2015 को की गई थी। ध्यान रखिएगा डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो बेसिकली क्या था कि भारत में जो है डिजिटल जो है यहाँ पर चीज़ें हो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल लेन देन हो, डिजिटल यानी कि हर चीज़ जो है यहाँ पेपर वर्क से हटकर जो है यहाँ पर डिजिटली जो है आए। तो देखिए प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा, यानी कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर द एवरी सिटीजन, उसको जो है डेवलप करना। उसका देखिए डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन, यानी कि नागरिकों को भी जो है डिजिटली रूप से जो है साक्षर जो है किया जाए, तो ये भी जो है प्रयास था। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट्स एंड द सर्विस ऑन द डिमांड, यानी कि कोई भी अगर डिमांड होगी गवर्नमेंट और यहाँ पर सर्विस की तो उसको जो है तुरंत दिया जा सके। तो देखिए यहाँ पर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, सी भी सही है। और यहाँ पर जो है इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। तो देखिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचों का उपयोग बढ़ाना, ऐसा इसका उद्देश्य नहीं था। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन क्या है। तो देखिए सियाचिन जो है आपको ध्यान रख लेना है कि सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच ग्लेशियर सीमांत क्षेत्र है। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है बी सही होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच ग्लेशियर सीमांत क्षेत्र है जो है यहाँ पर सियाचिन। अब देखिए सियाचिन यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे, तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। तो ध्यान रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पर देखिए अक्साई चीन है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच में है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये आपको लद्दाख है, जो कि अब 2 यूनियन टेरिटरी बट गया है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको देख पा रहे होंगे। देखिए काराकोरम रेंज है लद्दाख में, जो कि गिलगिट जो है बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और देखिए सक्षम वैली, तो देखिए सक्षम वैली यहाँ पर आपको उत्तर में देखने को मिल रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख पाएंगे। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर ग्लेशियर है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा और यमुना नदियों का संगम स्थल कहाँ है। तो देखिए गंगा और यमुना मिलती है वो प्रयागराज,
जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, उसको पुराना नाम इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद इसका सही उत्तर होगा। अभी वर्तमान में इसको प्रयागराज बोलते हैं। तो यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से शाही स्नान के लिए ये जगह फेमस है और यहाँ पर जो है कुंभ मेला का आयोजन भी किया जाता है। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है कि गंगा और यमुना नदियों का जो संगम है वो इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। तो देख सकते हैं मदर टेरेसा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और मिशनरीज ऑफ चैरिटी के फाउंडर, भारत रत्न से सम्मानित, तो भारत रत्न से सम्मानित, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, और इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था जो कि अभी नॉर्थ मैसेडोनिया में स्थित है। तो अल्बानिया इसका सही उत्तर होगा जो कि अभी नॉर्थ मैसेडोनिया में स्थित है। अब देखिए मिशनरी ऑफ चैरिटी को तो इन्होंने फॉर्मेशंस किया ही था, फाउंडर थे ही, साथ ही साथ इनको सबसे पहले ध्यान रखना है कि 1979 यानी कि 1979 ईस्वी में इनको मिला नोबेल पीस प्राइज़ यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार इनको 1979 में मिला। फिर भारत सरकार को भी लगा कि हमें भारत रत्न इनको दे ही देना चाहिए, तो 1980 में इनको दे दिया गया भारत रत्न। तो पहले इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1979 में शांति का, फिर 1980 में इनको भारत रत्न दिया गया। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रख पाएंगे। तो देखिए अल्बानिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत हर साल जो है 28 फरवरी को, ध्यान रखिएगा डेट याद रखिएगा कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। तो क्यों मनाता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों क्योंकि इसी दिन जो है 28 फरवरी 1928 को, ध्यान रखिएगा 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने जो है रमन प्रभाव की खोज की थी। तो सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को की थी। इसलिए दोस्तों इनको 1930 में, ध्यान रखिएगा 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए ही इनको जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में सीवी रमन को दिया गया क्योंकि इन्होंने रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को की थी, और इसलिए हर साल जो है 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब देखिए जो ऑप्शन यहाँ पर डी है कि विक्रम साराभाई का जन्म, तो दोस्तों विक्रम साराभाई का जन्म 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है हो गई थी प्लेन क्रैश में 1971 में, जो कि स्पेस के यानी कि भारत में जो स्पेस क्षेत्र का जनक जो है बोला जाता है विक्रम साराभाई को। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को देखिए जितना शेयर कर सकते हैं दोस्तों करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।